हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. जाट। आज अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का अगला लेसन, भारत की संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म सिस्टम। संघीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं, भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ जिसको कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट। और यूनियन ऑफ स्टेट्स के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि भारत एक विश्व की पुरानी एक संघात्मक शासन व्यवस्था है और विश्व में सबसे पुराना संघ यूएसए के संविधान का है, 1787 का एक है। इसके बाद में अगर देखें तो कनाडा की संघीय व्यवस्था एक प्रसिद्ध है जो 1867 की है, और भारत ने कनाडा की संघीय व्यवस्था का अधिग्रहण किया है। तो भारत में संघीय व्यवस्था का कैसा स्वरूप है? भारत फेडरलिज्म पर आधारित शासन व्यवस्था है और इसके साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय संविधान की जो शासन व्यवस्थाओं का संविधान में उल्लेख है उसका क्या स्वरूप है? संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था एक कौन से एक ढांचे पर आधारित है। तो आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे मिलकर के एक संघीय व्यवस्था के ढांचे का निर्माण हुआ है। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका का संघ है उसके समकक्ष न होकर के कनाडा के संविधान के समकक्ष भारत की संघीय व्यवस्था का स्वरूप बताया गया है। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अमेरिकी संघ में, यूएसए के संघ में प्रारंभ में 13 राज्य थे जिनकी संख्या बढ़कर के 50 हो गई है। इन 50 प्रांत की इकाइयों ने मिलकर के अमेरिकी संघ का निर्माण किया, अमेरिकी संघ का निर्माण किया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर, आपस में मिलकर, जो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था थी, भारत की जो शक्तिशाली संघीय व्यवस्था थी, उन्होंने प्रशासनिक कुशलता के आधार पर, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर के भारत संघ का निर्माण किया, भारत संघ का निर्माण किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्य संघ है, जिसका अंतर सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ उसमें क्या था कि अमेरिकी संघ की जो प्रांत और इकाइयाँ थी वो स्वतंत्र संपर्क संपन्न थी। उन्होंने आपस में मिलकर के समझौता किया और समझौते के आधार पर जो संघ बना वो अमेरिकी संघ कहलाया। लेकिन यहाँ पर समझौते का स्वरूप नहीं है। भारत में भारतीय संघ का स्वरूप समझौते पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कुशलता और प्रशासनिक सुदृढ़ता को स्थापित करते हुए भारत संघ ने इस स्वरूप का विभाजन किया है। लेकिन अमेरिकी संविधान के अनुसार अगर देखें तो अपन कह सकते हैं कि अमेरिकी संघ में एक प्रांतों का संविधान अलग होता है। अमेरिकी संघ में एक प्रांतों को ये अधिकार होता है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पृथक या अलग हो सकते हैं। अमेरिका में प्रांतों का एक अलग से संविधान होता है, इसलिए एक भारतीय स्वरूप में स्थापित नहीं हो पाया। इसलिए भारत ने कनाडा के संघ के स्वरूप का अधिग्रहण किया और उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत में एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का स्वरूप स्थापित हुआ, जिसकी विवेचना सामान्य रूप से अनुच्छेद 1 करता है। और अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ फेडरलिज्म नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किनकी विवेचना होती है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्यों के क्षेत्रों की विवेचना होती है और जो संघ क्षेत्र है उनकी विवेचना होती है, और संसद के द्वारा जो या भारत सरकार के द्वारा जिनका एक अधिग्रहण कर लिया जाता है जिन क्षेत्रों का, उनका इनमें समावेश किया गया है।
ये सारा स्वरूप मिलकर के अपन कह सकते हैं कि आधुनिक रूप में जिसको एक इंडिया कहते हैं, इंडिया भारतीय है, इंडिया भारतीय है, इसलिए कि भारत का स्वरूप क्या मिला, भारत का स्वरूप मिला राज्यों का संघ। और इस राज्य के संघ के स्वरूप को स्थापित करने के लिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारत एक विश्व की कई प्रकार की एक संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में इसका सामान्य रूप से एक वर्चस्व है। और ऐसी स्थिति में कैसी विहार के अनुसार, कैसी विहार ये कहता है कि भारत का संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है। इसके अलावा ग्रेनविले ऑस्टिन ये कहता है कि भारत का संघ सामान्य रूप से एक सहकारिता पर आधारित संघ है जिसको कोऑपरेटिव संघ कहते हैं। और इसके अलावा तीसरा राइटर था जिसका नाम था एक मॉरिस जोन्स से, और मॉरिस जोन्स कहता है कि भारत का जो संघ है वो सौदेबाजी पर आधारित संघ है, जिसका विकास अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इस संघ के स्वरूप का अगर एक भारतीय राजनीति की व्यवस्था का विश्लेषण करें तो भारत में सन 1967 तक सामान्य रूप से सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में एक दलीय सत्ता का वर्चस्व रहता था। और एक दलीय सत्ता के वर्चस्व के बाद में सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार सेंटर में सन 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ और बाद में धीरे धीरे एक राज्यों में भी गैर कांग्रेसी एक दलों की सत्ता का वर्चस्व स्थापित होने के बाद में एक गठबंधन की सरकारों का स्वरूप स्थापित हो गया। और इसी गठबंधन के स्वरूपों में मॉरिस जोन्स का सिद्धांत वर्तमान में स्थापित होता जा रहा है, जिसको अपन कह सकते हैं कि सौदेबाजी पर आधारित संघवाद का विकास हो रहा है। लेकिन सौदेबाजी के साथ साथ सहकारी संघवाद के स्वरूप को भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि केंद्र और राज्य मिलकर आपस में कोऑपरेटिव सहकारिता के आधार पर विकास का समुचित स्वरूप स्थापित कर सकें। आगे देखते हैं कि अपन सामान्य रूप से अनुच्छेद 1 कहता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 2 ये कहता है कि अगर एक भारत सरकार या एक सेंट्रल सरकार या संघीय सरकार भारत राज्य से एक बाहर के किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है तो ऐसी स्थिति में एक संसद को ये पावर है। और आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत की संसद को ये क्षेत्राधिकार है या उसका एक उत्तरदायित्व है कि वो भारत की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती हैं, राज्यों के एक नामों में परिवर्तन कर सकती हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया में नहीं आती हैं, बल्कि एक साधारण विधि के द्वारा, जिसको कह सकते हैं कि साधारण बहुमत के द्वारा इसका परिवर्तन किया जा सकता है। और इसी आधार पर, इस प्रावधानों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है और इसी राज्यों के संघ के आधार पर भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता बनती है, इसकी विवेचना करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता बनती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत में शासन की शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन है। शासन की शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन है। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है और इस शक्तियों के विभाजन को क्या कहेंगे, संघात्मक स्वरूप कहेंगे। सामान्य रूप से 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मूल संविधान में 97 विषय थे, 66 विषय थे और 47 विषय थे। बाद के एक वर्तमान के प्रावधानों के आधार पर इसकी विवेचना देखें तो 100 विषय हैं, 61 हैं और 52 विषय हैं। इसको अपन इस प्रकार से समझेंगे कि भारत में संघात्मकता के साथ साथ संसदीय शासन व्यवस्था है और भारत में दोहरी सरकारें होती हैं। दोहरी सरकारों का प्रावधान है। सामान्य रूप से एक संघ सरकार, जिसको क्या कह सकते हैं, केंद्रीय सरकार कहते हैं, और इसी प्रकार राज्यों में एक राज्य सरकारें होती हैं। और ये दोनों मिलकर के भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप के आधार पर शासन का संचालन संविधान के दायरे में रह करके करती हैं। और ऐसी स्थिति में एक भारत में शक्तियों का विभाजन, पावर विभाजन, या यूँ कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इस आधार पर किया गया है कि जो संघीय सूची के विषय हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाएगी, केंद्रीय सरकार। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। और समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र और राज्य एक दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों ही सरकारें अगर समान विषय के ऊपर कानून बनाती हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा बना हुआ कानून प्रभावी माना जाता है।
इसके अलावा ये सारा एक प्रावधान सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 246 के अनुसार हैं। अगर अपन कहें कि साहब आर्टिकल 248 ये कहता है कि अविशिष्ट शक्तियाँ, अविशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि बची हुई शक्तियाँ नहीं होती हैं, बल्कि अविशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि जब संविधान बन रहा था उस परिस्थिति के अनुसार उस समय ये विषय नहीं थे। नवीन परिस्थिति के अनुसार अगर कोई विषय एक नई उपज के अनुसार आता है तो उनके ऊपर कानून बनाने के लिए आर्टिकल 248 ये कहता है कि अविशिष्ट शक्तियों के ऊपर कानून कौन बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो अविशिष्ट शक्तियों के ऊपर किसका प्रभाव होता है? केंद्र सरकार का प्रभाव होता है। तो ये प्रावधान, ये आधार ये कहता है कि भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है? शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन है, ताकि संघ सरकार और स्टेट सरकार में आपस में क्या न हो, हस्तक्षेप नहीं हो। सरकार के जो अंग हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रयास न करें, बल्कि सामान्य रूप से संविधान की सर्वोच्चता के आधार पर शासन का संचालन होता रहे। दूसरी विशेषता का स्पष्ट स्वरूप अपन कह सकते हैं कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता के स्वरूप को अपनाया गया है, संविधान की सर्वोच्चता। और ऐसी स्थिति में अपन ये भी कह सकते हैं कि संविधान लिखित व निर्मित संविधान है, निर्मित संविधान है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसके अधीन है? संविधान के अधीन है। और ऐसी स्थिति में संविधान क्या करता है? 7वीं अनुसूची के अनुसार आर्टिकल 246 के तहत शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन करते हैं। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो भी पावर है वो संविधान में है। संविधान ने क्या किया है? इसका स्पष्ट रूप से एक विभाजन किए हैं। और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की सरकारों में आपस में टकराव या तनाव की स्थिति पैदा न हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में अधिकांशतः कौन सा स्वरूप अपनाया जाता है? संविधान का लिखित और निर्मित संविधान का स्वरूप अपनाया जाता है। तो भारत का संविधान भी इसी श्रेणी में आते हैं। सामान्य रूप से भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने किया था, निर्मात्री सभा ने किया था। और ये निर्मात्री सभा सामान्य रूप से 26 नवंबर सन 1949 को इन्होंने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर दिया था। और ऐसी स्थिति में इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को। और इनमें से कुछ प्रावधान, एक संक्रमणकालीन प्रावधान को उसी समय स्थापित कर दिया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से लिखित और निर्मित संविधान के माध्यम से भारत की संघीय व्यवस्था को स्पष्ट रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। अगली विशेषता है कि भारत में इसके अलावा और क्या प्रावधान है जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। तो भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान भी है। और संघीय न्यायालय के प्रावधान के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। जब भी केंद्र और राज्यों के मध्य आपस में कोई टकराव की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करते हैं? इन मामलों की सुनवाई करते हैं और निष्पक्षता के आधार पर उनके शक्ति विभाजन के दायरे को संविधान के दायरे में रख करके निष्पक्षता के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं। जिस प्रकार अपन ने पहले भी देखा था कि सन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल संघ मामले में, इसके अलावा सन 1994 में RS बम्बई केस मामले में संघीय ढांचे के स्वरूप को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हुए केंद्र राज्यों के मध्य किसी प्रकार के क्षेत्राधिकार या विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में उसका समुचित रूप से एक न्यायपालिका अपनी न्यायिक निष्पक्षता के आधार पर न्यायिक निर्णय देती है, ताकि केंद्र और राज्यों में आपस में किसी प्रकार के टकराव या तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। और सामान्य रूप से एक शासन सत्ता का प्रयोग जनता के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए समुचित रूप से हो सके। इसलिए आपने भी देखा होगा कि समय समय पर एक न्यायपालिका सरकार की निरंकुशता और तानाशाही प्रवृत्ति को भी रोकने का प्रयास करती है। इसके लिए न्यायपालिका कई प्रकार के वादों में अपने न्यायिक निर्णय या न्यायिक डायरेक्शन देती है, ताकि सरकार संविधान की सर्वोच्चता
और निष्पक्ष न्यायपालिका के दायरे में रह करके अपने शासन का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से पालन कर सकें, और सारे स्वरूप को संगठित करने के लिए, क्योंकि भारत में राज्यों के लिए क्या नहीं है, अलग से संविधान नहीं, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, या फिर अपने कह सकते हैं कि भारत के राज्य क्या नहीं हो सकते हैं, भारत के राज्य एक भारत संघ से अलग नहीं हो सकते, अलग या पृथक होने का उनके पास कोई पावर नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत का संघ का ये स्वरूप क्या है, अपने आप में मजबूत संघ है और अपने आप में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आपसी समन्वय और सहकारिता पर आधारित संघवाद है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक इन शर्तों के आधार पर शासन सत्ता का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका जिसको सामान्य रूप से हम कह सकते हैं संसद, आर्टिकल 79 के अनुसार कहते हैं कि साहब ये संसद है, और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इनसे मिलकर के भारत संसद का निर्माण होता है। और भारतीय संसद का जो दूसरा सदन है, जिसको एक उच्च सदन कहते हैं, वरिष्ठ सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, जिसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं है, बल्कि ये प्रतिनिधित्व संख्यात्मक समानता के आधार पर नहीं है, बल्कि उसका आधार क्या है? जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक राज्यों को क्या दिया गया है? सीटों का आवंटन दिया गया है। जबकि अमेरिकी संघ में एक वहाँ की जो एक सामान्य रूप से एक व्यवस्थापिका है, उसका जो एक दूसरा सदन है, सीनेट है, वहाँ पर राज्यों को समान दर्जा दिया गया है। लेकिन भारतीय संघ में ऐसा नहीं है। भारत के संघीय स्वरूप में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जनसंख्या के अनुपात में, ताकि सामान्य रूप से एक राज्य अपने एक जनसंख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधित्व को संसद में प्रतिनिधित्व के रूप में निभा सकें। इस स्वरूप के आधार पर भी अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक भारत का संघीय ढांचा केंद्रीय व्यवस्थापिका में, देश की संसद में, पार्लियामेंट में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व का स्वरूप किस पर आधारित है? जनसंख्या के ऊपर आधारित है, इसलिए सशक्तता का विकास होता है। या फिर अपने ये कह सकते हैं कि भारत में सामान्य रूप से जो संसदीय शासन का जो स्वरूप है, और संसदीय शासन के स्वरूप के कारण जो दोहरी सरकारें होती हैं और सरकारों के स्वरूप में कार्यपालिका का भी विभाजन होता है। कार्यपालिका का स्वरूप का विभाजन होता है कि कार्यपालिका में नाममात्र की कार्यपालिका होती है और वास्तविक कार्यपालिका होती है। उसके लिए राज्यों में सामान्य रूप से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और इसी राज्यपाल की नियुक्ति के आधार पर अपन कह सकते हैं कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? राज्यों में अपने एक वास्तविक नाममात्र की कार्यपालिका के आधार पर राज्यपाल के माध्यम से अपने प्रशासनिक कुशलता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह स्वरूप अपने आप में क्या स्थापित है? भारत की संघीय व्यवस्था के ढांचे को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं, कि सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का स्वरूप है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम इसका तुलनात्मक स्वरूप और देखें, संघीय व्यवस्था के साथ साथ हम इसके भारत की तुलनात्मक व्यवस्था, जिसका स्वरूप अपन ये कह सकते हैं कि क्या भारत में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन का स्वरूप भी है? तो निश्चित रूप से हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि भारत में एकात्मक शासन का स्वरूप भी पाया जाता है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं या भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप भी है। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि ये सारे कंसेप्ट किस पर आधारित हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित है। और इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से भारत में एक ही संविधान है। एक ही संविधान है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ही संविधान बनाया गया है।
लेकिन ये कुछ हद तक अपन कह सकते हैं कि एकात्मक शासन के स्वरूप को भी इंगित करता है कि भारत में सत्ता का वास्तविक नियंत्रण कहाँ से होता है, संघीय संविधान के माध्यम से होता है। राज्यों को क्या पावर नहीं है, अपना अलग से संविधान बनाने का पावर नहीं है, राज्यों को एक संघीय सत्ता से पृथक होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को अपनी सीमाएं, क्षेत्रों में और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार सामान्य रूप से अपन ने जैसे देखा आर्टिकल 2 और 3 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक शासन का स्वरूप भी दिखाई देता है। या फिर इसी की दूसरी विशेषता अपन कह सकते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता के प्रावधान के आधार पर अपन कह सकते हैं कि दोहरी नागरिकता नहीं है, जबकि और देशों में एक दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, चाहे वो संघीय ढांचे का स्वरूप वाला हो। एकल नागरिकता भारत में एक ही नागरिकता है, सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि भारतीय नागरिकता का ही प्रावधान किया गया। और इसके पीछे का मूल आधार यही है कि भारत विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रों में विभाजित है, फिर भी भारत देश को क्या करना होता है, भारत देश को अपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारत देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर कई प्रकार की भिन्नताएं हैं, ऐसी स्थिति में भारत में सांप्रदायिकता का विखंडित स्वरूप स्थापित न हो, इसलिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को स्थापित इसलिए किया गया है कि सभी लोगों की आस्था किसके प्रति हो, भारतीय संविधान के प्रति हो, और ऐसी स्थिति में एकात्मक स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तीसरा अपन कह सकते हैं कि अपन ने ये भी देखा कि भारत में केंद्रीय जो सरकार है वो शक्तिशाली सरकार होती है, या यूं कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के पास बहुत से पावर होते हैं। केंद्रीय सरकार शक्तिशाली और समृद्ध सरकार के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें एक तो अपन कह सकते हैं कि शक्तियों के विभाजन के आधार पर कि जो भी एक भारत सरकार के प्रमुख विषय हैं उनको संघ सूची में स्थापित कर दिया गया है। दूसरी बात अपन ये भी कह सकते हैं कि राज्य सूची के एक विशेष उपबंधों के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, जैसे आर्टिकल 249 है, 250 है, 251 या 53 की व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों का होता है, लेकिन फिर भी भारत में संघ सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून ज़्यादा प्रभावी रहता है टकराव की स्थिति होने पर। या इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि भारत में अविशिष्ट विषयों के ऊपर भी किसका क्षेत्राधिकार है, संघ सरकार का क्षेत्राधिकार है। लेकिन इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि जब देश में अगर इमरजेंसी लागू हो जाती है, आपातकालीन परिस्थितियां जब होती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक देश का स्वरूप किस में कन्वर्ट हो जाता है, देश का ये संघीय ढांचा एकात्मक शासन में बदल जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि भारत में इमरजेंसी 3 स्वरूपों में दिखाई देती हैं। आर्टिकल 352 क्या कहते हैं, आर्टिकल 352 कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, और 352 के तहत सामान्य रूप से एक राष्ट्रीय आपातकाल कौन सी परिस्थितियों में लागू होता है, जब देश के किसी दूसरे राष्ट्र के साथ, पड़ोसी राष्ट्र के साथ युद्ध हो जाता है या बाह्य आक्रमण होता है, या देश में एक आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। या फिर अपन देखते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत, जिसको सामान्य रूप से हम कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन का स्वरूप है राज्य सरकार की संवैधानिक विफलता राष्ट्रपति के विचार में या राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल 365 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों की अवहेलना अगर स्टेट गवर्नमेंट निरंतर करती है, तो इस आधार पर भी क्या मान लिया जाता है, राज्य सरकार के शासन संवैधानिक विफलता के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और तीसरा स्वरूप है आर्टिकल 360 के तहत, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। अगर देश की राष्ट्रीय शाख है, यूँ कह सकते हैं कि उसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाए या आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में एक देश में क्या लागू किया जा सकता है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के स्वरूप को स्थापित किया जा सकता है। इन तीनों स्वरूपों में, इस ढांचे में देश का संघीय ढांचा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एकात्मक। इस परिस्थितियों में भारत में कौन सुप्रीमो होता है, संघीय सरकार सुप्रीमो होता है। उसकी सारी मॉनिटरिंग कौन करती है, संघीय सरकार करती है। जो आपने देखा होगा,
जब भी भारत के ऊपर या भारत की आंतरिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई विपदा आई है, चाहे वो प्राकृतिक विपदा हो, चाहे वो कृत्रिम विपदा हो, चाहे वो आंतरिक किसी प्रकार का शांति या विद्रोह की स्थिति होती है, उस समय उसके संघीय ढांचे को मजबूत बनाने का प्रयास कौन करते हैं? देश की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल बिठा करके इस स्वरूप को एकात्मक शासन के रूप में मजबूत बनाने का प्रयास करती है। ऐसी और बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं, सामान्य रूप से अपन जैसे पढ़ा कि देश की संसद में या एक राज्यसभा में राज्यों को क्या नहीं है, राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है, समान प्रतिनिधित्व का अभाव है, समान प्रतिनिधित्व का अभाव है। ऐसी स्थिति में ये स्वरूप किसकी ओर ले जाते हैं? भारत की एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जाते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर नहीं है, बल्कि वो प्रतिनिधित्व संघीय ढांचे के आधार पर किस रूप में स्थापित किया गया है? जनसंख्या के अनुपात में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। या फिर अपन कह सकते हैं कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब कि भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ एक राज्यों में एक हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के अधीन एक अधीनस्थ या सेशन न्यायालय होते हैं। ये स्वरूप एकीकृत न्यायालय को प्रदर्शित करते हैं कि भारत में अंतिम निर्णय कौन करता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि ये विशेषता, ये आधार है, भारत की एकात्मक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है। या फिर इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि देश में जो भी एक अखिल भारतीय लोक सेवाएं हैं, अखिल भारतीय लोक सेवाएं हैं, उनका भी स्वरूप एकीकृत है। जिस प्रकार अपन ने सामान्य रूप से देखा कि भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और ये अखिल भारतीय सेवाएं जिनको अपन कह सकते हैं IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं, ये सेवाएं सामान्य रूप से भारत के स्वरूप को या भारत के ढांचे को क्या करती हैं? एकात्मक, संगठित और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती हैं। इनके ऊपर प्रशासनिक मॉनिटरिंग किनकी होती है? सेंट्रल या संघीय सरकार की होती है। जिस प्रकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में ये कहा गया है कि राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। ये सारा स्वरूप अपने को इसकी ओर इंगित ले जाता है कि भारत का ढांचा चाहे संघीय हो, लेकिन फिर भी भारत की शासन व्यवस्था में फेडरलिज्म का ऐसा स्वरूप है कि वहाँ पर संघीय व्यवस्था के स्वरूप भी दिखाई देते हैं और एकात्मक स्वरूप की विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। क्योंकि भारत के संविधान को इस प्रकार से निर्मित और बनाया गया है कि केंद्र और राज्यों में आपस में टकराव की स्थिति न हो, और ऐसा होता है तो समय समय पर गवर्नमेंट क्या करती है? जिस प्रकार आपने देखा होगा कि सन 1989 में एक आयोग बना था, सरकारी आयोग, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 85 में। और सरकारी आयोग किस पर था? केंद्र और राज्यों के मध्य आपस में विवादों का एक परामर्श करने वाला आयोग था। इसके बाद में भी एक आयोग बने हैं, इससे पहले भी आयोग बने हैं। तो ये सारा स्वरूप इसलिए स्थापित किया गया कि भारत में संघात्मक और एकात्मक शासन के साथ साथ भारत में कार्यपालिका का स्वरूप संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप है, जहाँ पर दोनों दोहरी सरकारों में कार्यपालिका का स्वरूप भी दोहरा होता है। नामात्र की कार्यपालिका भी होती है और वास्तविक कार्यपालिका भी होती है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति होता है और स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री होता है और स्टेट गवर्नमेंट में एक मुख्यमंत्री होता है। और ये शासन का सारा स्वरूप आपस में समन्वय के साथ है। किनके अधीन है? संविधान के अधीन है। इनको पावर कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलते हैं, और संविधान के दायरे में रह करके ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी प्रकार के एक दूसरे के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण न करें और भारत का संघीय ढांचा किसी भी प्रकार से खंडित होने का प्रयास न हो। तो अपन ने अपने इस अध्याय में ये देखा कि भारत की संघीय व्यवस्था का जो ढांचा है वो सामान्य रूप से एक सुदृढ़ है और भारत की संघात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, जबकि विश्व में सबसे पुराना संघात्मक ढांचा USA का है, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में भी संघीय ढांचा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी संघीय है, रूस का स्वरूप भी संघात्मक और भारत का संविधान भी संघात्मक ढांचे के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इन प्रावधानों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत में
संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में न्यायालय की सर्वोच्चता है, न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्षता के आधार पर आधारित हैं, और भारत में इसके अलावा एक सामान्य रूप से एक राज्यसभा में एक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व के आधार पर अधिकार दिया गया है। धन्यवाद।